नमस्कार, मैं पीयूष भारद्वाज और आप सभी हैं लाजवाब। जी हाँ, आप लाजवाब वाकई हैं, कई मायने में हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने नोट सेट प्री का एग्ज़ाम दिया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जितने भी रिव्यूज़ और जितने भी कमेंट्स अभी तक मिले हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उन सब ने यही कहा है कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है और जो पढ़ाया हुआ था उसी में से पेपर आया है। तो वाकई आपके एफ़र्ट्स और आपकी तैयारी बेहतरीन थी, उसके लिए आप सभी को सैल्यूट। और इसी बीच मैं पीयूष भारद्वाज आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कुछ इंपॉर्टेंट साइकेट्री के क्वेश्चंस डील करने, जो कि हमारे को नोट सेट प्री में देखने को मिले थे। ठीक है, इन देखिए, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास में ये मेमोरी बेस्ड है। जैसा कि आपको पता है कि मेमोरी बेस्ड है, हम ये दावा नहीं करते कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, पर नियर एग्जैक्ट है ये जरूर दावा करते हैं। और साथ ही साथ ये दावा हमारा जरूर पक्का है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है Z2F की टीम के द्वारा करवाए गए थे, चाहे वो एमसीक्यू बैच हो, चाहे वो थ्योरी क्लासेस हो। इवन कुछ टॉपिक तो ऐसे थे जिनको एक दिन क्लास जो एग्ज़ाम था उसके एक दो दिन पहले ही डील किए गए थे। यूट्यूब के मैराथन्स, ओहो, सारे क्वेश्चंस जो हैं डिट्टो उन्हीं में से जो है वो आपके सामने आए थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये आप लोगों का, बच्चों का ही कमेंट है, बच्चों के रिमार्क्स हैं, बच्चों के ही फीडबैक हैं कि सर Z2F है तो मतलब नॉट सेट है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा जी किसके बारे में। इस क्वेश्चन में जनरली हम बात करें कि पूछा गया है किसके बारे में, क्लाइंट विथ रिसीविंग लिथियम। मैं हर बार की तरह कहता था कि साइकोफार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो कौन सा है, लिथियम। कौन सी ड्रग, लिथियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। अब देखिए बेटा जी, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें ये पूछा गया है कि लिथियम का पेशेंट है, और वो अगर क्या शो कर रहा है कि नोजिया वोमिटिंग, यानी कि जीआई से रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कि नोजिया वोमिटिंग एंड डायरिया देखने को मिल रहा है, एंड डायरिया देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिएगा, यूट्यूब पे बकायदा ये एमसीक्यू बैच का क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में करवाया गया था कि लिथियम की हम बात करें कि लिथियम के साइड इफेक्ट जो है वो हमने इसके नाम से ही याद किए थे, लिथियम। और लिथियम में जो यू आता है बेटा जी, यू, यू से हमने बात की थी किसकी, अपसेट स्टोमक। यू से क्या बात की थी, अपसेट स्टोमक। जो हमने साइड इफेक्ट थे वो इसी से याद किए थे, अपसेट स्टोमक। और अपसेट स्टोमक में बताया था कि पेशेंट को क्या क्या फील होता है, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग एंड डायरिया, नोजिया वोमिटिंग एंड डायरिया। क्लियर है, जी हाँ। चलिएगा, नोजिया वोमिटिंग एंड डायरिया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर क्लाइंट को नोजिया वोमिटिंग डायरिया है तो नर्सिंग प्रायोरिटी जो है वो क्या होगी। नर्सिंग प्रायोरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम ये कहें इस सिचुएशन में हमारे को पता है कि ये सिम्टम्स जो हैं बेटा, ये क्या हैं कि ये सिम्टम्स जो हैं वो किसको शो कर रहे हैं, कि लिथियम टॉक्सिसिटी को। तो सबसे पहले टॉक्सिसिटी अगर है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लिथियम की जो डोज चल रही है उसको हम क्या कर देंगे बेटा जी, होल्ड कर देंगे। उसको क्या होल्ड कर देंगे, होल्ड कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। और इस क्वेश्चन में मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने एक सेकंड का तीसरा हिस्सा ही लगाया होगा, क्योंकि ये सब आपको बता रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे नोटिफाई का भी अगर सिम्टम आता है, नोटिफाई का भी अगर ऑप्शन आता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर हमारे को लिथियम टॉक्सिसिटी के अगर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम क्या, जो डोज है उसको हम क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड पे डाल सकते हैं। देन उसके बाद में आप जो है वो किसको, फिजिशियन को या जो भी केयर प्रोवाइडर है उसको आप जो है वो क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल सर। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो है वो यही ऑप्शन चूज किया होगा। जी हाँ, जी हाँ। चलिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, एज इट इज जो है वो हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्या क्लाइंट डायग्नोस्ड विद पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। जैसे ही मैंने आपको बता रखा है कि पैरानोइड सीजोफ्रेनिया का नाम आएगा, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, मैंने आपको अच्छी तरह से याद करवा रखा था। पी से पीयूष सर ने बताया था कि पी से पैरानोइड में पी से परसिक्यूशन पाया जाता है। बोलो, याद आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर आया। कैसे भूल सकते हैं कि पी से पीयूष सर ने बताया था कि पी से पैरानोइड में पी से परसिक्यूशन पाया जाता है, यानी कि क्या पाई जाती है, यानी कि हम बात करें क्या पाई जाती है इसमें, सस्पिशियसनेस पाई जाती है, बिल्कुल।
अब देखिए ये सस्पिशियसनेस है, यानी कि उसको लगता है कि भैया कोई उसको मारना चाहता है, कोई उसकी जान को खतरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट जो है वो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है और उसको लग रहा है कि हॉस्पिटल के खाने में क्या है, जहर है। तो मैंने आपको कहा था कि बेटा जी अगर ये इस तरह का डेल्यूजनल क्लाइंट होता है आपके पास में, डेल्यूजन डेल्यूजन देखने को मिलते हैं, तो इस जाहिर सी बात है ये डेल्यूजन जो होता है वो क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है बेटा जी। क्या होता है, फिक्स फॉल्स बिलीफ। और ये इतना ज्यादा फिक्स होता है कि ये किसी के रैशनल से, किसी के एक्सप्लेनेशन से, किसी की रीजनिंग से भी सॉल्व नहीं होता है। तो आपको पेशेंट को समझाना, आपको पेशेंट को बताना, रीजनिंग देना, ये सब जो है वो क्या है, वेस्ट है। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे देखिए आपको दिख पा रहा होगा कि हम क्लाइंट को सीधा सीधा ये कहेंगे कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मत मान, तेरे को लग रहा है कि अगर हॉस्पिटल का खाना जो है वो उसमें जहर मिला हुआ है, तो आप ऐसे एक काम करिए, बाहर से एक पैक्ड फूड मंगवाइए और उसको खा लीजिए, हमारे को कोई समस्या नहीं है। इससे उसका डेल्यूजनल बिलीफ जो है वो क्या बना रहेगा। साथ ही साथ जो है कि डेल्यूजन में मैंने आपको ये बताया था कि डेल्यूजन ओपन एंडेड जो है वो क्वेश्चन करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता था पर यहाँ पे आया नहीं, ओपन एंडेड। और याद रखें मैंने आपको बताया था नेवर गो विथ डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन ऑफ द क्लाइंट, डेल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन ऑफ द क्लाइंट, कि कभी भी उसके डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन के साथ में नहीं जाना है। कि क्लाइंट कह रहा है खाने में जहर है, तो आप ये मत कहिए कि हाँ मेरे को भी लग रहा है खाने में जहर है, नहीं, हम क्या है उसको अपोज करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम ये कहें कि बाकी ऑप्शन पे टेल द क्लाइंट देयर बिलीफ इज फॉल्स, वो बात को नहीं मानेगा। ऑफर टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड द हॉस्पिटल, आउटसाइड हॉस्पिटल से फूड मंगाते हैं, तो पहली बात तो ये हो सकता है कि ये अनहेल्दी हो सकता है। दूसरा क्लाइंट को ये भी लग सकता है कि बाहर से फूड आया है तो हो सकता है उसमें भी जहर हो, ये ऑप्शन भी गया। तो हम कहेंगे कि आज द क्लाइंट टू एक्सप्लेन व्हाई दे बिलीव द फूड इज पॉइजन, कि हम उससे पूछेंगे कि बताइए आपको क्यों लग रहा है, बिल्कुल पूछेंगे। पर यहाँ पे न्यूट्रिशन भी देना है आपको, तो हम कहेंगे ऑफर अनओपन पैक्ड फूड एंड ऑब्जर्व द क्लाइंट रेस्पॉन्स, कि हम उसको जो है वो पैक्ड फूड के लिए जो है वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सेम डिट्टो क्वेश्चन जो है वो करवाया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे द नर्स परफॉर्मिंग MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हो रहा है। पेशेंट कंटिन्यू सेइंग विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट दैट आई वांट टू गो होम होम होम, सो व्हाट कैन बी इंटरप्रिटेड। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चों का इसमें डाउट होगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, के बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी संबंध के, इलॉजिकली क्लाइंट जो है वो मीनिंगलेस, यानी कि बिना उसके है, तो हम ये कहेंगे ये क्या है, मीनिंगलेस है। क्या है बेटा जी, मीनिंगलेस है, यानी कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट से ये लॉजिकली कनेक्ट नहीं है, लॉजिकली कनेक्ट जो है वो ये नहीं है। तो इस कंडीशन में इस टर्म को हम क्या माने। अब देखिए कई स्टूडेंट जो है वो परसर्वेशन के साथ में जो है वो क्या हो रहे थे, कि कंफ्यूज हो रहे थे। पर बेटा जी यहाँ पे ध्यान रखना, परसर्वेशन का मैंने बताया था कि अगर बात हो किसकी, परसर्वेशन की, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये परसर्वेशन होता है बेटा जी, है ना, PER, इसको हम पढ़ेंगे किस रूप में, परसर्वेशन, परसर्वेशन के रूप में ही पढ़ेंगे, जिसके हमारे को पता चलेगा कि ये कंडीशन जो है वो क्या होती है, इसमें सेव हो जाता है बेटा जी आइडिया, एक ही आइडिया क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। अब ये वन आइडिया, आइडिया एक ही आइडिया सेव होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का, डिफरेंट क्वेश्चंस का सेम आंसर आता है। पर बेटा जी याद रखिएगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी कि उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तब वो एक ही क्वेश्चन को जो है वो बार बार रिपीट करेगा। और मैंने आपको बताया था MP सर MP सर MP सर, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट अगर हो, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो, तो वो परसर्वेशन होता। ठीक है, यहाँ पे मीनिंगलेस है, लॉजिकल कनेक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, वर्बिजरेशन होगा। बेटा जी क्या होगा, वर्बिजरेशन होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाया गया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो है उसको सही आंसर को पकड़ा होगा, क्योंकि परसर्वेशन में बेटा जी क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि क्या नाम है आपका,
तो आपने जो है उसका एक ही जवाब दिया। पूछा पिताजी का क्या नाम है, उसका भी एक ही जवाब दिया। माताजी का क्या नाम है, उसका भी सेम ही आंसर रिपीट किया। वो परसर्वेशन होता है। जबकि हम ये कहें कि एनी कॉन्टेक्स्ट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, तो वो मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्बिजरेशन। क्लियर है। इकोप्रेक्सिया जो है बेटा जी, मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है, मंकी लाइक रिपीटेशन होता है। और इकोलेलिया जो होता है वो पैरट लाइक रिपीटेशन होता है। ये आपको मैंने बहुत क्लियरली बता रखा है। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट किया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा गया था, तो जल्दी से आपको इसका आंसर करना है। चलिए बताइएगा। A patient receiving haloperidol reporting inability to sit still and constant restlessness. Which of the following is most likely? सबसे पहले हम बात करें ड्रग जो है वो कौन सी है, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल, तो मैंने आपको बता रखा है हेलोपेरिडोल। एच फॉर हाई, एच फॉर हाई। और हाई क्या होते हैं बेटा जी, ईपीएस होते हैं। क्या होते हैं, ईपीएस, यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। ये क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं बेटा जी। क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स। ये एंटी साइकोटिक ड्रग के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। और इसमें भी आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया है कि जो मोस्ट कॉमन ईपीएस होता है बेटा जी, मोस्ट कॉमन, वो कौन सा होता है, हम कहेंगे वो कौन सा होता है सर, हमारे को पता है वो कौन सा होता है, एकथीसिया होता है। क्या होता है, एकथीसिया। देखिए एकथीसिया में क्या होता है कि बेटा जी फीलिंग ऑफ मोटर रेस्टलेसनेस पाई जाती है। फीलिंग ऑफ मोटर रेस्टलेसनेस पाई जाती है। मोटर रेस्टलेसनेस पाई जाती है, यानी कि उसको लगता है कि भैया शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस वजह से इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, वो एक जगह शांति से नहीं बैठ पाता। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था एक मजाकिया अंदाज में, अगर आपको याद हो तो, कि आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो, मैराथन वाला क्वेश्चन है भैया। क्या आप कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो या बस में, ट्रेन में तो खैर वॉशरूम होता है, बस में सफर कर रहे हो, आपने कहा कि आपको जोर से सुसु आ रही है पर ड्राइवर बस रोकने को तैयार नहीं है, तो उस समय क्या आप आराम से बैठ पाएंगे क्या? आप कभी उधर चेहरे पे बेचैनी लिए इस तरह से ही घूमते रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो चीज़ क्या होती है, एकथीसिया, कि इस वजह से वो बैठ नहीं पाता, तो इसी वजह से तो इसको बोला क्या, वोकी टोकी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा जी, वोकी टोकी सिंड्रोम। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये 1 सेकंड के तीसरे हिस्से वाला क्वेश्चन है, या आपने 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा भी नहीं लगाया होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था जेट टू एप की फौज करेगी मौज, क्योंकि बेटा यहाँ पे पढ़ाया नहीं समझाया जाता है। बाकी अगर हम बात करें टार्डिव डिस्काइनेशिया, तो टार्डिव डिस्काइनेशिया मैंने तो पहले ही बोला था कि वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट वो कैसे हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। और जनरली इसमें क्या होता है, फेस, टंग, लिप्स, नोज, फेशियल ग्राइमेसिंग, इन सब के मूवमेंट आते हैं। सूडो पार्किंसोनिज्म, अगर पार्किंसन की बात हो रही है, पार्किंसन, तो पार्किंसन डिजीज जिस चीज के लिए जो है वो फेमस है, वो क्या है, मस्कुलर रिजिडिटी। क्या है, मस्कुलर रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा डिस्टोनिया की बात होगी, तो डिस्टोनिया, डिस का मतलब डिफिकल्ट, टोनिया का मतलब मसल टोन, मसल टोन डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या, हम ये बात करें क्या, मस्कुलर रिजिडिटी पाई जाती है बेटा जी। क्या पाई जाती है, मस्कुलर रिजिडिटी पाई जाती है। और इसमें क्या होते हैं, स्पाज्म आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन में नहीं है, हमारा राइट आंसर जो है वो क्या होगा बेटा जी, एकथीसिया। क्या होगा, एकथीसिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको कराया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिएगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे बढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना, कि ये हम नहीं कहते, ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, ये हमारे जो बच्चे हैं ऑफलाइन के या ऑनलाइन से किसी भी प्रकार हमारे से जुड़े हुए हैं, ये सब उनका रेस्पॉन्स है कि Z2F की टीम, हर एक मेंटर बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ में काम कर रहा है, और बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है कि आपको नोट सेट तक पहुंचा कर ही रहेंगे। एम्स तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और याद रखिएगा, ये नहीं है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की मास्टरमाइंड फैकल्टी है। और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं और अपना स्थान जो है वो एम्स में जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, डेट सेव कर लीजिए, 25 सितंबर जो डेट है, टाइम रहेगा सुबह 8 बजे। आप सभी का मोस्ट वेलकम। आपने एडमिशन ले लिया तो आप अपने किसी छोटे भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी किसी को भी जो है वो बता सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट बेटा जी, ये एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा जिसमें जो है वो ऑफिशियल नेशनल जो है वो हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस इन इंडिया, ये पूछा गया था कि कौन सी जो है वो यहाँ पे हेल्पलाइन है जो मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए इंडिया में काम करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो अलग से आया था, हम ये नहीं कहते कि हर जगह उठा उठा के फेंकाने की आवश्यकता नहीं है हमारे को, कि ये क्वेश्चन जो है वो अलग से आया था। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होता है बेटा जी, ये आपने किया होगा, वो कौन सा है? टेलीमानस। देखिए टेलीमानस जो है वो अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है मानस का मतलब क्या है? मानस का मतलब अगर हम बात करें क्या है? मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड असिस्टेंस, असिस्टेंस मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, माफ कीजिएगा, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस, असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एक्रॉस एक्रॉस स्टेट्स। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसमें हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 14416, और दूसरा अगर हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800891441 ये बताया गया कि अगर आपको अक्रॉस स्टेट पूरे इंडिया में जो है वो कहीं पे भी आपको मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जो है वो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया अक्टूबर 2022 के द्वारा। याद रखिएगा जो ई संजीवनी है बेटा, ये भी गवर्नमेंट का है, ये भी गवर्नमेंट का है, पर ये बेटा जी किसके लिए? टेलीमेडिसिन के लिए। किसके लिए? टेलीमेडिसिन के लिए। बाकी दोनों जो हैं ये क्या है? ये किसी प्राइवेट है, प्राइवेट एनजीओ का है, और ये किसके द्वारा? टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज के द्वारा जो है वो इनिशिएटिव लिया गया है, वो होता है आईकॉल। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप लोगों ने इसमें जरूर आंसर पुट किया होगा, वो क्या होगा? टेलीमानस। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। A patient with hallucination, nasal irritation and anxiety. These symptoms are mostly like due to abuse of which substance? बहुत आसान है, देखिएगा कई बार मैंने आपको बताया है, एक सिंपल सा फंडा याद बताएगा, जो बच्चे हैं जो मेरे बच्चे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे हमने कहा था कि अगर कोई सा भी साइको एक्टिव सब्सटेंस हो, बहुत ही आसान तरीका बताया था, साइको एक्टिव सब्सटेंस हो, ठीक बात है। इसमें हम ये कहेंगे कि जो मेजर होते हैं जनरली जो है वो हम ये कहेंगे कि तीन तरह से होते हैं बेटा जी: डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स और हेलुजिनोजेंस। अब हेलुजिनोजेंस सुन के आप कूद मत पड़िएगा, रुकिएगा, जरा सब्र करिएगा। हमने कहा था कि ये डिप्रेसेंट है, स्टिमुलेंट्स हैं और हेलुजिनोजेंस हैं। ठीक है, डिप्रेसेंट, अगर इसमें भी आपको ध्यान रखना है, दो चीजें बताई थी कि इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉवल, विड्रॉवल। और इसमें बताया था इंटॉक्सिकेशन लेता है, डिप्रेसेंट है तो सब चीज़ें क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है, सब चीज़ें क्या होती है? कम होती है। पर अगर हम बात करें विड्रॉल में तो हर चीज़ जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, सेम एज स्टिमुलेंट में, कि यहाँ पे हमने कहा था इंटॉक्सिकेशन में उल्टा होता है, हर चीज़ जो है वो बढ़ती है, और विड्रॉवल में हर चीज़ क्या होती है? घटती है। जबकि हेलुसिनेशंस होते हैं जो ये जनरली किसको किसको अफेक्ट करते हैं? परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? परसेप्शन को। एक तरीका तो ये है, दूसरा बाकी अगर आप जो है वो अगर सीधा सरल और सीधा कंसेप्ट लगाते तो भी आप इसको कर पाते। देखिए कैसे, हेरोइन जो होती है बेटा ये ओपियोइड्स होती है। क्या होती है? ओपियोइड्स। मेरिजुआना जो है वो किस में आती है? हेलुजिनोजेंस में आती है। एलएसडी किस में आती है? ये भी हेलुजिनोजेंस में आती है।
साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्यूसिनेशन के साथ में। कई बच्चे हेल्यूसिनेशन को देख के एलएसडी या मेरी जुआना पे गए होंगे, पर यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है क्या, नेजल इरिटेशन, और साथ में क्या हो रही है, एंजाइटी, यानी कि इंटॉक्सिकेशन हुआ है, उससे नेजल इरिटेशन हो रहा है। याद रखिएगा बेटा जी, वो क्या होती है, कोकेन। क्योंकि कोकेन जो है एकमात्र ये ऐसा है जिसको हम जो है वो क्या करते हैं कि इसको नोज कैंडी बोलते हैं। मैंने अपने बच्चों को बता रखा है नोज कैंडी। नोज कैंडी बोलने का क्या कारण है, नोज कैंडी बोलने का कारण ये है कि इसको क्या किया जाता है, इनहेलेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, इनहेलेशन, यानी कि नाक से सूंघ कर लिया जाता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो एटीएम या क्रेडिट कार्ड से सीधी सीधी लाइनें बनाते हैं, विलियन या उसका भाई या कुछ ऐसा होता है कोई, तो और वो उसको क्या है कि नाक से जो है वो खींचते हैं। ठीक है, यानी कि ये कोकेन ही जो है इसको नोज कैंडी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसको नाक से खींचा जाता है, इनहेल किया जाता है। इनहेल करने की वजह से रिपीटेटिव, ये क्या है, स्टिमुलेंट है, तो वहां पे नेजल कंजक्शन, या हम बात करें नेजल ब्लीडिंग, या हम बात करें नेजल इरिटेशन देखने को मिलता है बेटा जी। क्लियर है। और दूसरी बात अगर हम करें, बात करें यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सीएनएस स्टिमुलेंट है बेटा जी। क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट। इस वजह से ये जो है वो साइकोटिक सिम्टम भी कोज करती है, जैसे कि हेल्यूसिनेशन, जैसे कि हेल्यूसिनेशन जैसे कि हेल्यूसिनेशंस। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। हेल्यूजिनोजेंस हमने इसलिए नहीं किया कि हेल्यूजिनेशन भी हेल्यूजिनोजन कोज करता है, ठीक है, बट वो जो है नेजल रूट से नहीं लिया जाता है, तो नेजल इरिटेशन कोज नहीं करता है। और हेरोइन तो आपको पता है कि ये भी बिल्कुल नहीं है, ओपियोइड्स है, तो ये सीएनएस को डिप्रेस करती है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, कोकीन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। इतना आसान क्वेश्चन था, ये हमने बिल्कुल सही किया है, और उम्मीद है बिल्कुल आपने सही किया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और वो कहीं में से है एमएमएससी, जो कि एक बेहतरीन टॉपिक है और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एमएमएससी मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको फोल्स्टीन टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट थे मार्शल फोल्स्टीन, उन्होंने ये किया था 1975 में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था। और जनरली ये किसके लिए क्या किया जाता है, मैंने आपको बताया था, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि कोग्निटिव इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए इसमें किया जाता है। ठीक है, और कोग्निटिव डिसऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे बात होती है किसकी, डिमेंशिया की। पर बेटा यहाँ पे जो है वो स्कोरिंग से क्वेश्चन आया था। किससे क्वेश्चन आया था, स्कोरिंग से। तो जनरली अगर हम ये बात करें कि अगर स्कोर है 25 से 30, कितना है, 25 से 30, तो इसको हम क्या मानते हैं बेटा जी, नॉर्मल। क्या मानते हैं, नॉर्मल। पर अगर यही स्कोर 21 से 24, 10 से 20, या 10 से कम, <<10>, तो कैटेगरी हो जाती है यहाँ पे, ये होता है माइल्ड, ये होता है मॉडरेट, एंड देन सीवियर। तो हम ये बात करें कि यहाँ पे स्कोर क्या पूछा है बेटा जी, 19 पूछा है, 19। तो 19 जो है वो हम देखेंगे कौन सी कैटेगरी में फॉल आउट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 19 यानी कि हम ये कहें कि ये 10 to 20, तो इसमें जो है वो राइट आंसर कौन सा होगा, मॉडरेट। हम ये कहेंगे मॉडरेट कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे राइट आंसर होगा सी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपने जो है वो बिल्कुल सही किया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। क्लियर है मेरी बात? जी सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद डिमेंशिया हु हैज हु डेवलप्स ए कैस्टरफोरिक रिएक्शंस। देखिए इससे मिलता जुलता हमने क्वेश्चन किया था। देखिए हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्ट, पर बेटा जी कंसेप्ट आपको समझाया हुआ था। देखिए डिमेंशिया का क्लाइंट है, तो डिमेंशिया जो है वो हमने कहा था कि ये डिसऑर्डर होता है। कई लोग ये मान के बैठते हैं कि मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, डिसऑर्डर ऑफ कोग्निशन। डिमेंशिया को क्या बोला जाता है, डिसऑर्डर ऑफ कोग्निशन बोला जाता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोग्निटिव इम्पेयरमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट बोले तो थिंकिंग मेमोरी इम्पेयरमेंट, थिंकिंग मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट, ये सब क्या हो जाते हैं? इम्पेयर्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से कि जिस भी क्लाइंट में कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, अगर आपसे नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा जाए तो उसमें हम करवाते हैं क्या? फ्रिक्वेंट रीओरिएंटेशन। क्या करवाते हैं? फ्रिक्वेंट रीओरिएंटेशन, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर उससे कम्युनिकेशन टेक्निक की अगर बात की जाए तो शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस में बात करते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंस में जो है वो हम बात करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं, क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोग्निटिव इम्पेयरमेंट का क्लाइंट है। तो इसमें हम जो है वो इसमें डिसोरिएंटेशन जो है वो पाया जाता है। थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो जिसकी वजह से हम क्या है? कूल एंड काम इन्वायरमेंट, काम इन्वायरमेंट, एक तरह से बोलें तो, एक तरह से बोले तो हम क्या? नॉन स्टिमुलस, नॉन स्टिमुलस इन्वायरमेंट, नॉन स्टिमुलस इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शंस पे अगर नजर डालें, मेंटेन क्लोज पर्सनल बाउंड्रीज, नो। यूज टच टू कम्युनिकेट, ये इनअप्रोप्रिएट होगा, तो ये भी नहीं। नेगेटिव रेस्पॉन्स टू बिहेवियर, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सी आंसर जाता है। क्या जाता है? सी आंसर जाता है। बाकी आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी तैयारी मैंने पहले ही कहा था बेहतर से बेहतरीन है। क्योंकि जनरली आपने पता, आपको पता है कि जब हम आपके लिए डबल इंजन और जो है मैराथन क्लास लेके आए थे, तब हमने, हमारे को पता था कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन है। हमने बस आपका रिवीजन करवाया था। औरों की तरह किसी को थ्योरी, कोई नई चीज़, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन जो है वो हम उसमें डालना जो हमारे को ठीक नहीं लगा, कि हमने कहा बच्चों ने थ्योरी पढ़ पढ़ ली होगी, बहुत अच्छे से उनकी क्लियर होगी, तो हमारे को जस्ट एक सिंपली जो है वो क्या करवाना है? रिवीजन करवाना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी के कहने या किसी के सुनने से कोई जो है वो चीज़ साबित नहीं होती, पर आपने खुद ने जो है वो देखा है कि Z2 ऐप जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निरंतर बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, और ये सबूत आपके सामने है। चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पैनल PDF का स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। ये जस्ट जो है एग्जाम के 2 दिन पहले, यानी कि एग्जाम था 14 तारीख को और ये क्लास हुई थी 12 तारीख को, जिसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स करवाए गए थे। और उसमें मैंने एक जो है वो टॉपिक पढ़ाया था, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस। तो यहाँ पे हम ये कहें कि एक जो है वो क्या, क्लाइंट नर्स को कह रहा है, यू केयर फॉर मी जस्ट लाइक माई सिस्टर, कि तुम मेरी वैसे केयर करती हो जैसे मेरी बहन करती है। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या कहलाता है? मैंने आपको कहा था कि पढ़े हो किसके चक्कर में? कोई नहीं है, आपके टक्कर में, क्योंकि आपने रटा नहीं है, समझा है। और एक गाना याद आया होगा आपको, तुझ में रब दिखता है। अरे ईमानदारी से बताओ, याद आया था ना? ट्रांसपेरेंस का नाम सुनते ही ये गाना याद आया था ना? आया था ना? बिल्कुल। तुझ में रब दिखता है, यानी कि हम ये कहें कि यहाँ पे क्या है? इमेज ट्रांसफर होती है, किसी और की इमेज को किसी और में देखना। कि नर्स कह रही है, नर्स कह रही है, कि नर्स कह रही है क्या? कि यू केयर मी जस्ट लाइक माई सिस्टर, यानी कि उसको नर्स में जो है वो क्या, उसकी सिस्टर की इमेज दिखाई दे रही है। यानी कि इमेज ऑफ वन पर्सन, इमेज ऑफ वन पर्सन आइडेंटिफाइड बाय इमेज ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है। अगर यहाँ पे ये होता है कि मुझ में रब दिखता है, तो उस कंडीशन को हम तो बोल देते क्या है? आइडेंटिफिकेशन। क्या बोल देते? आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में क्या कंफ्यूज कर सकता था? कि सर काउंटर ट्रांसपेरेंस भी था। काउंटर ट्रांसपेरेंस में तो मैंने यहाँ पे इमेज बता के बनाया है कि यहाँ पे क्या है, कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान थेरापिस्ट जो है, थेरापिस्ट जो है वो क्या हो जाता है? क्लाइंट के साथ में इमोशनली अटैच हो जाता है, तो वो क्या होता है? काउंटर ट्रांसपेरेंस। जबकि क्लाइंट अगर थेरेपिस्ट से होता है तो वो कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये तो आपने तुरंत देखते ही कूद पड़े होंगे और आपने जो है उसका आंसर कर दिया होगा टिक।
वाकई जो मेरी बात थी वो आपने बिल्कुल सही साबित की है कि 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में जो है वो आपने ये ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। और बाकी वास्तव में रेस्पॉन्स भी आया बच्चों का कि सर वास्तव में 1 सेकंड का तीसरा सा एक एक बात ही जो है वो याद आ रही थी आपकी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कोई क्वेश्चन आया था आपके सामने। हमने पहले ही कहा है कि हो सकता है ऑप्शन इधर उधर हो सकता है कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो इधर उधर हो, पर टॉपिक जो है वो एग्जैक्ट है बॉर्डरलाइन। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का जैसे ही आया था हमने कहा था कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मैंने आपको बताए थे मिर्जापुर के गुड्डू भैया, क्या बताए थे भैया, गुड्डू भैया। और गुड्डू भैया क्या कहा था कि क्या कि हम जिस तरह के आदमी है ना लाला, उसमें प्रॉब्लम यही है कि हम कब क्या करेंगे ये हमें खुद भी पता नहीं होता है। बताया था बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे लोग जो होते हैं इस पर्सनालिटी के क्या होते हैं, सन की होते हैं। और देखिए करेक्टरिस्टिक्स से अगर क्वेश्चन पूछा था तो यहाँ पे मैंने इसका जो है वो तरीका भी बताया था, UDEIR, उनका दिमाग इतना इरिटेट रहता UDEIR, उनका दिमाग इतना इरिटेट रहता है क्योंकि ये क्या होते हैं, सन की होते हैं, जिसकी वजह से इनके क्या होती है कि ये इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा जी, इनस्टेबिलिटी इन पर्सनल रिलेशंस कि ये कभी तो प्यार से पल में तोला पल में माशा, वो वाली कंडीशन होती है इसमें कि कभी तो इनमें क्या है, मैंने बताया था ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, इसी में पाई जाती है। ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसमें स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग डिफेंस मैकेनिज्म यूज होती है। कोमोर्बिड कंडीशन होती है, वो होती है डिप्रेशन। ये सब चीजें बता रखी थी, अगर कहीं से भी क्वेश्चन आता तो आप तुरंत जो है उसका आंसर कर देते। बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल सर बताया था, एक एक चीज बताई थी। और आपके सामने देखिए कि यहाँ पे पूरा जो है वो बता रखा है कि इसमें अनस्टेबिलिटी पाई जाती है, डिस्टर्ब सेल्फ इमेज रहती है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहती है, इंपल्सिव रहते हैं, और रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर जो है उनमें पाया जाता है। ऑप्शंस की अगर ध्यान दें, ग्रैंडियोसिटी एंड लैक ऑफ एम्पैथी, ये नार्सिसिस्टिक होते हैं बेटा जी। कौन से होते हैं, नार्सिसिस्टिक। सस्पिशियसनेस, सोशल विड्रावल, ये कौन से होते हैं, पैरानोइड वाले होते हैं। इनस्टेबिलिटी इन मूड, सेल्फ इमेज इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बिल्कुल ये बॉर्डरलाइन वाले होते हैं। और प्री ऑक्यूपेशन विद ऑर्डरलाइन एंड परफेक्टनेस, मैंने आपको बताया था परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, बताया था ना। तो वो कौन सा था, OCPD, ये कौन से होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चंस जो आपको डील कराए गए हैं ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़े होंगे, देखते ही तुरंत आंसर किया होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल सर। देखिएगा नेक्स्ट हम बात करें कि ये डिप्रेशन का क्वेश्चन आया था, और ये मैंने एक बार नहीं बेटा जी, कई बार अलग अलग सेशंस में, अलग अलग जो है वो क्लासेस में आपको बताया था कि ये डिप्रेशन है भैया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और हमने कहा था कि अगर जैसे सपोज करिए कि डिप्रेशन का क्लाइंट है, और मैंने आपको कहा था कि डिप्रेशन, एक लाइन आपको लिखाई थी कि डिप्रेशन में सबको पता है सुसाइड की रिस्क होती है। किसकी रिस्क होती है, सुसाइड की। और ये सुसाइड की रिस्क जो होती है बेटा जी मोस्ट कॉमनली जो है वो किस फेज में रहती है, रिकवरी फेज में। ये भी लिखाया था, आप देख पा रहे हैं, चाहे इमेज देख पा रहे हैं। और बकायदा जो है वो आपको बताया था कि डिप्रेशन में जो सुसाइड की रिस्क होती है उसका भी क्राइटेरिया होता है, और वो सैड पर्सन के नाम से मैंने आपको याद कराया था कि सैड पर्सन क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड के लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है, तो देखिए वो बताया था मैंने कि SAD, सेक्स जो है वो, एज, डिप्रेशन, और यहाँ पे आप P से देखेंगे प्रायर हिस्ट्री ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट। ऐसा ही क्लाइंट है जो जैसे सपोज करिए कि किसी की एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, कि मान लो किसी की जॉब लॉस हुई है तो वो किस में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाने के बाद में उसने पहले जो है वो क्या किया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। पर अब जो है वो कह रहा है कि अब मैं बढ़िया हूं, नाउ आई एम फील बेटर। तो उस समय आपको क्या करना है बेटा जी, आपको याद रखना कि यहाँ पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये भी बताया था कि जब डिप्रेशन का क्लाइंट जो है वो एनर्जी, याद रखिएगा एनर्जी, मैराथन देख लीजिएगा साहब का है, मूड मूड एक्टिविटी
ये एकदम से बड़ी हुई शो करता है, तो बेटा जी ये क्या है कि ये तूफान से आने के से पहले के क्या है, चेतावनी है कि भैया वो अब क्या करेगा, सुसाइड करे। भले ही चाहे वो बोल रहा हो कि अब मुझे मरने का मन नहीं है, अब मेरा मन बदल गया है, नहीं भैया वो करेगा, वो करेगा, रिस्क है। तो इसके लिए आपको क्या है कि उसका सुपरविजन नहीं छोड़ना है, ऑब्जर्वेशन आपको उसका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और ये सब बातें हमने डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इस तरह की बातें जो है हमने बिल्कुल ही बेसिक तरीके से की थी कि डिप्रेशन में जो है वो सुसाइड की रिस्क होती है, हर एक चीज आपके सामने क्लियर करके रखी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट हम बात करें लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स जो हैं, उनसे क्वेश्चन आया था। तो लिथियम टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स जो है वो हमने LITHIUM इस तरह से याद किए थे, कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि जनरली जो जिस टॉक्सिटी है उसके नाम से ही हमने याद किए थे। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ पे क्या है कि भैया क्या हो सकता है, तो हम जनरली हम ये कहें कि लिथियम से जो है वो क्या पाया जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। दो आई हैं, तो दोनों में क्या होता है बेटा जी, इंक्रीज होता है। एक में जो है वो क्या बढ़ जाती है, थ्रस्ट बढ़ जाती है। तो पानी ज़्यादा पिएगा तो जाहिर सी बात है निकालेगा भी सही। तो इंक्रीज्ड क्या है, इंक्रीज्ड हम कहें क्या, यूरिन, यानी पोलिडिप्सिया और पोलियूरिया। टी से ट्रेमर्स, ट्रेमर्स जनरली देखने को मिलते हैं कौन से, फाइन हैंड ट्रेमर्स, ट्रेमर्स भी कौन से, फाइन हैंड ट्रेमर्स। एच से हाइपोथायरोडिज्म, हाइपोथायरोडिज्म। यू से अभी पहले बताया था, अपसेट स्टोमक, नोजिया वोमिटिंग डायरिया, पेट की गड़बड़ी हो जाती है। और एम से मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन नहीं, सीवियर पोलियूरिया, पोलियूरिया तो होता है पर सीजर्स नहीं, फाइन एंड ट्रेमेंट, माइल्ड डायरिया, बिल्कुल सही बात है। ब्लड विजन और रेल्यूसिनेशन नहीं होता, तो हमारा राइट आंसर क्या है, बी है। ऐसे क्वेश्चंस पे तो मेरे को पता है कि आप टूट के पड़े होंगे, और 1 सेकंड के तीसरे हिस्से में जो है वो आपने इनका आंसर किया होगा। कुल मिला के ये है कि साइकेट्री का तिया पाचा तो आपने जरूर किया होगा, ये तो मेरे को पूरा विश्वास है। चलिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट, जितने भी क्वेश्चन हमारे को मेमोरी बर्स्ट मिल पाए हैं वो हमने सोल्व कराने की कोशिश की है। और आपको लगता है कि कोई और क्वेश्चन था, आपको अगर अच्छे से याद है, तो याद रखिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं खुद जो है उनका सॉल्यूशन वहां पे आपको रिटर्न में दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और भी कोई डाउट हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, बंदा आपकी सेवा में हमेशा तैयार है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ आपके वैल्यूबल फीडबैक भी आप जरूर दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट बता रहे थे कि सीबीटी से आया था, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब मैं कहता हूं कि ये आया था तो बहुत अच्छी बात है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये तो बहुत इजी है। बोले सर इजी कैसे? मैं बताता हूँ इजी कैसे। कि याद रखिए, जो बच्चे हैं उनको मैंने एक चीज बता रखी है, बहुत सिंपल, कि C यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें तो C4 होता है बेटा जी, कोग्निशन। क्या होता है, कोग्निशन। C से होता है कोनेशन, एंड A से होता है अफेक्ट। और जनरली कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, इस कोग्निशन पे ही काम करते हैं। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, चेंज द वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, कि उसका सोचने का तरीका जो है वो हम चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके जो बिहेवियर है, उसका जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। कि हमने जब सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया तो कोग्निशन चेंज हुआ, तो जाहिर सी बात है कोग्निशन जो है उसका इमोशन, मूड, एक्शन, इन सब पे असर पड़ेगा। यानी कि हम कहेंगे कि चेंजेस आएंगे किसमें, बिहेवियर में। जनरली हम ये बात करें कि सीबीटी के इसका इंडिकेशन, बोले सर एंजाइटी, फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ठीक है, इस तरह के डिसऑर्डर में जो है वो इनका क्या किया जाता है, सीबीटी का यूज किया जाता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं है, पर मुझे पता है कि सीबीटी का है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो है वो चेंज द वे ऑफ बिहेवियर, कि जो उसके सोचने का तरीका जो है वो चेंज करते हैं, जिसका असर जो है वो किस पे पड़ता है, उसके बिहेवियर पे पड़ता है।
याद रखिएगा, एक ऐसी थेरेपी होती है, वो कौन सी होती है, मिलियो थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, चेंज द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को चेंज द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, चेंज द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस कंडीशन, वो मिलियोथेरेपी होती है। यहाँ पे हम चेंज द वे ऑफ थिंकिंग करते हैं, तो वो क्या होती है, सीबीटी होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सही करके आए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने रिकॉल करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए हैं। ठीक है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो आपके वैल्यूबल फीडबैक करना मत भूलिएगा, और याद रखिएगा, मैंने कहा था कि आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, और वो बात आपने साबित की है। और जिस तरह के आपके फीडबैक और रिमार्क्स हैं, उस तरह से मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अब बिना समय गंवाएं, बिना समय गंवाए आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है वो जंग हमने आधी जीती है, और आधी जंग जो है वो अभी बाकी है। पर आप हौसला जो है वो कम मत होने दीजिएगा। Z2F और Z2F की सारी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। और याद रखिएगा, आधी जीत जो है हमने हासिल कर ली है, आधी जीत भी हमारी है, उस पे हमारा ही हक है, उसको हमारे से कोई नहीं छीन सकता। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, एक बढ़िया मोटिवेशन के साथ में आप याद रखिएगा, मेंस की तैयारी में जुट जाइए। आपके लिए, मेंस के लिए भी, आपकी तैयारी के लिए Z2F जो है वो आपके साथ जो है वो बिल्कुल तत्पर खड़ा रहेगा, तैयार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ में कि आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे, और ये सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।